हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को ऑफ 22 अगस्त। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स, जो 18 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें 3 बार आपका जुलाई 2020 से जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को हम कॉम्प्रहेंसिवली यहाँ पे कवर कराएंगे और 3 बार इसका रिविजन भी कराएंगे। इसमें मैराथन लेक्चर्स होंगे, डाउट सेशंस होंगे और लाइव मॉक टेस्ट भी होंगी। अगर आप इस सेशन को, इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं आज के। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हमारे पास ऑयल बॉन्ड है। देखो, ये ऑयल बॉन्ड जो है ये इकोनॉमी के टॉपिक से भी रिलेट कर सकता है, तो इसको क्या है ये मैं समझाऊंगी आगे। ठीक है, देन पावर प्ले एक आर्टिकल आया है आज द हिंदू में, जो कि बताता है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो इसको बताएंगे, देखेंगे। फिर IR में से, इंटरनेशनल रिलेशन में से, CPEC को देखेंगे। ठीक है, CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। GS3 में साइंस एंड टेक से टर्मरिक के बारे में एक आर्टिकल आया है, इसको देखेंगे। HIV के बारे में एक आर्टिकल आया है, इसको देखेंगे। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से मधुर मैट्स को देखेंगे। ये मधुर मैट्स क्या है और इसको मैंने IPR में क्यों रखा है? क्योंकि इसको एक GI टैग मिला हुआ है, तो ये GI टैग क्या है ये भी देखेंगे। ओके, एनवायरमेंट में से ग्रीनलैंड आइस के बारे में समझेंगे। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। अच्छा, जिनको लग रहा हो कि आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी कहाँ गया, तो वो आएगा एंड में। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल रीजन फॉर कीपिंग इट इन द एंड। ओके, तो देखो, पहला है मेकर्स ऑफ मधुर मैट्स विन एक्कलेड्स। ठीक है, तो अब ये मधुर मैट्स क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की एक आर्ट फॉर्म के बारे में आप समझ सकते हैं, आर्ट फॉर्म की तरह समझ सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट के तौर पे समझ सकते हैं। ये मधुर मैट्स क्या होती हैं? नेचुरल फाइबर से बनी हुई मैट्स होती हैं, चटाई होती है। ठीक है, तो मधुर मैट्स क्या होती है? मधुर काठी एक प्लांट है जो कि राइजोम बेस्ड प्लांट है। ठीक है, ये मधुर काठी राइजोम बेस्ड प्लांट है, एक नेचुरल फाइबर है जिससे ये मधुर मैट्स को बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। और इसके लिए वेस्ट बंगाल में मधुर काठी या मधुर मैट्स को GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग क्या है इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज़ समझ लो कि ये जो आर्ट है, ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा था यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। लेकिन यहाँ पे कुछ विमेन ने मिलके इस आर्ट को, इस हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव किया है। इसीलिए 2 विमेन को यहाँ पे नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इस आर्ट को, इस हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए। ओके, तो ये तो हमने न्यूज़ देख ली। अब GI टैग क्या होता है इसको समझो। GI टैग जो है किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है जब उस प्रोडक्ट की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वहाँ के ओरिजिन के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि इज यूज ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। तो किसी प्रोडक्ट को अगर उसके ओरिजिन के कारण कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, अगर किसी के ओरिजिन के कारण वो इतना पॉपुलर है, तो उसको जो टैग मिलेगा उसको कहेंगे हम GI टैग। ठीक है, जैसे कि दार्जिलिंग टी। ठीक है, अब दार्जिलिंग टी जो है, इसकी जो अरोमा होती है, इसका जो टेस्ट होता है, ये होता है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे इसको ये इसकी अरोमा, इसकी क्वालिटीज़, ये सब इसलिए होती है क्योंकि दार्जिलिंग में बनती है। इसीलिए इसको जो GI टैग मिला है उसका नाम है दार्जिलिंग टी के नाम से इसको GI टैग मिला हुआ है। अब ये GI टैग क्या करेगा? ये क्या करेगा, पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई और कहीं और का, सपोज मुंबई में कोई एक ढाबा है, वो मुझे बोलता है कि हम आपको यहाँ पे दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करते हैं हम, और हम आपको यहाँ पे बेच सकते हैं, तो मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं, ये गलत है। क्योंकि अगर कोई दार्जिलिंग टी सच में उसके पास दार्जिलिंग टी है तो उसके ऊपर ये GI टैग मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके मिसयूज़ को या फिर इसके नाम के गलत यूज़ को मैं रोक सकती हूँ यूजिंग दिस GI टैग। ओके, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि इसकी पॉपुलैरिटी जो होती है ना, वो इसके नाम से होती है, तो उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए देश विदेश में ये इसके लिए भी काम करता है GI टैग। और अगर इस GI टैग को कोई मिसयूज़ करता है तो उसके लिए अलग से पेनल्टीज भी हैं। और ये सब जो हो रहा है ये गवर्नड है बाय द एक्ट ऑफ 1999, जिसका नाम है GI यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और इसको देखता कौन है? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है चेन्नई में बेस्ड है, ये ही GI टैग्स देती है अलग अलग प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अब देखो, प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है GI टैग। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिया जा सकता है GI टैग। ठीक है, कई सारी साड़ीज़ को मिलता है, कई सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को मिलता है, क्रॉप्स को मिलता है, मैंगोज़ को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या GI टैग है।
तो अच्छा, मधुर मैट को भी जीआई टैग मिला हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो अपने फ़ोन्स में, तो इस पीडीएफ को ओपन करके ज़रूर देखना। ये जो पिक्चर मैंने डाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जीआई टैग्स जो हैं वो कर्नाटक को मिले हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है, जो कि आसाम में आती है। आसाम में नहीं, वेस्ट बंगाल में आती है, ओके। तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी फर्स्ट थी जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर पश्मीना, तो पश्मीना शॉल होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसको मिला हुआ है जीआई टैग। फिर हिमाचल में चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, इन सबको मिला हुआ है। दिल्ली का बासमती राइस, पंजाब का बासमती राइस, पंजाब में एक एम्ब्रॉयडरी चलती है जिसका नाम है फुलकारी, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में भी बासमती राइस है, ठीक है। अच्छा, बासमती राइस का एक और इशू चल रहा है जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश के भी फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमें भी बासमती राइस के ऊपर जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इशू है, उसको बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। अभी तक एमपी को नहीं मिला है बासमती राइस के लिए जीआई टैग, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में देखो तो राजस्थान की ब्लू पॉटरी जो है जयपुर की, वो बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली इसको मिला हुआ है। बीकानेरी भुजिया, आप सभी ने टेस्ट किया होगा बीकानेरी भुजिया, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट और चंदेरी साड़ीज को मिला हुआ है ये जीआई टैग। गुजरात में गिर केसर मैंगो और पतन पटोला, ये पतन पटोला क्या है? एक साड़ी का टाइप है, एम्ब्रॉयडरी का टाइप है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में नागपुर ऑरेंजेस, ओके, रसना वगैरह बनता है ना, वो नागपुर ऑरेंजेस से ही बनता है। उसके बाद कर्नाटक में ब्यादगी चिली और मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडल ऑयल, ये सब भी है, ठीक है। उसके बाद केरला में अरणमुला कन्नडी, तो देखो अरणमुला कन्नडी क्या है? ये जो आपको मिरर टाइप दिख रहा है, ये मिरर को ही अरणमुला कन्नडी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मालाबार पेपर, इस तरह के कई सारे हैं। उत्तराखंड का तेज पत्ता जो है वो बहुत फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में बगनपल्ले मैंगोज को मिला हुआ है, तिरुपति लड्डू को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद का ग्लास वर्क बहुत फेमस है। चिकन क्राफ्ट बहुत फेमस है लखनऊ का। सिक्किम में लार्ज कार्डमम, बड़ी इलायची जो होती है, उसको मिला हुआ है जीआई टैग सिक्किम में। असम में मुगा सिल्क को मिला हुआ है, असम की टी को मिला हुआ है। नागालैंड में नागा मिर्ची को मिला हुआ है। मणिपुर में शाहफी लम्फी, देखो जो ऐसे नाम है ना जिनसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शाहफी लम्फी, देखो ये जो क्लॉथ टाइप है ना, ये अलग से फाइबर टेक्सटाइल का टाइप होता है, इसको मिला हुआ है। मिजोरम की मिजो चिली, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल, इसको मिला हुआ है। देन वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग टी, बंगला रसगुल्ला, इन सबको मिला हुआ है। बिहार का सिक्की ग्रास क्राफ्ट, इसको मिला हुआ है। मेघालय में खासी मंडरिन, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर डोकरा, ये बस्तर डोकरा क्या है? एक हैंडीक्राफ्ट का टाइप है, ठीक है, बस्तर डोकरा। देन उड़ीसा का उड़ीसा इक्कत, ये भी एक तरह का टेक्सटाइल है। तमिलनाडु में कांचीपुरम सिल्क, तंजावुर पेंटिंग्स, इन सबको मिला हुआ है। और तेलंगाना में हैदराबाद हलीम, तो देखो ये हैदराबाद हलीम क्या है? एक डिश है जो मीट से बनती है। तो ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट, ये या तो आप ये वाली सिर्फ जो पिक्चर है ना, इसको मेमोराइज कर लोगे, काफ़ी कुछ काम बन जाएगा, सीधा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, ओके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अटैक्स कास्ट डाउट ऑन चाइनास पाकिस्तान प्रोजेक्ट। तो चाइना पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसी पे पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया, मतलब क्या ही बोले, खुद ही के भुक्तभोगी हैं ये। तो पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सीपैक, ठीक है, ये चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, और इसी के ऊपर पाकिस्तान के एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिया जिसमें चाइनीज ऑफिशियल्स कुछ घायल हुए हैं, ठीक है। तो सीपैक क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें देखो, अब ये है न्यूज़, तो यही है, ठीक है, न्यूज़ कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अब देखो चाइना का जो प्रोजेक्ट है, इस पे कई सारे चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं, चाइनीज वर्कर्स जो हैं, वो काम कर रहे हैं। अब वो भी यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे पाकिस्तान में, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो भाई चाइना पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए, कम से कम कह तो यही रहा है, ठीक है। तो और उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, तो अब इनको क्या ही बोले। तो सीपैक जो है, देखो सीपैक क्या है पहले ये समझो। सीपैक सबसे पहले एक ओबोर प्रोजेक्ट है, इसको समझते हैं। वन बेल्ट वन रोड, देखो चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है कि चाइना अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहता है, और चाइना क्या करता है, इसके लिए एक तरह से रिश्वत देना जैसा समझ लो, या फिर किसी को प्लीज़ करने के लिए उसके देश में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लग जाता है। और आखिर क्या होता है, जैसे श्रीलंका में भी आपने देखा होगा, चाइना चाहता था कि श्रीलंका के ऊपर उसका डोमिनेंसी हेजिमनी हो जाए, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, श्रीलंका के अंदर बहुत सारा
इन्वेस्टमेंट किया, चाइना ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा लोन दिया, जिसके बाद श्रीलंका ने सोचा कि लोन ले लेते हैं, फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अब चाइना ने उनको इतना लोन दे दिया कि आज की डेट में श्रीलंका में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उल्टा वो पूरे कर्जे में डूब चुके हैं। ठीक है, अब जो चाइना कहेगा वो उनको करना पड़ेगा। तो इस तरह की चाइना की पॉलिसी होती है हमेशा की। ठीक है, तो इसको चेकबुक और डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर रहा है चाइना पाकिस्तान में भी। ठीक है, अब वन बेल्ट वन रोड के अंदर भी चाइना ऐसा कर रहा है। चाइना बेसिकली अपने जो एरिया से, अपनी टेरिटरी से सारे ही वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए वन बेल्ट वन रोड ये जो इनिशिएटिव है वो लाया है। इसमें एक तो रोड से कनेक्शन होगा, ठीक है, और एक मैरीटाइम कनेक्शन होगा। इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सीपैक। ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है अंडर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सीपैक क्या है? इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि मुझे आप एक्सेस दो मिडिल ईस्ट तक, अफ्रीका तक। ठीक है, क्योंकि देखो चाइना आता है इस रीजन में और मिडिल ईस्ट आएगा इधर, तो ये कैसे जाएगा? यहाँ तो मैरीटाइम होके जाए। ठीक है, वो तो वो कोशिश कर ही रहा है, चाहता है इकोनॉमी रोड से भी ये पहुंच जाए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका वाले रीजन में, इसीलिए ये पाकिस्तान से होकर निकल रहा है। तो चाइना चाहता है कि इस सीपैक प्रोजेक्ट से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक का जो रोड है वो क्लियर हो जाए, ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाए चाइना के लिए। और इसके बदले में चाइना ये कह रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ से हम अपना जो रोड निकाल रहे हैं, इसके बदले में हम पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाएंगे पाकिस्तान में, सो दैट उसका जो एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो सके और उसकी इकोनॉमी भी थोड़ी सी रिवाइव हो सके, ऐसा चाइना कह रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब इसकी एक बार लोकेशन देखो, ये काशगार चाइना से निकलते हुए यहाँ से हमारे पीओके से भी निकल रहा है। ठीक है, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ भी था इसके ऊपर, सीपैक के ऊपर। और एक हमारा कारण कि हमने सीपैक नहीं ज्वाइन किया, देखो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, जियोपॉलिटिक कारण भी है, स्ट्रेटेजिक कारण भी है, लेकिन एक कारण ये भी था कि हमारे पीओके से ये निकल रहा है सीपैक जो प्रोजेक्ट है ये, जबकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके बाद भी ये यहाँ से निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसर्न भी था। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलता है, इस्लामाबाद लाहौर होते हुए ग्वादर पहुंचता है। ठीक है, तो ये सीपैक कॉरिडोर है और इसी के ऊपर हमला कर दिया है पाकिस्तान के एक सुसाइड बॉम्बर ने। अब चाइना ने कहा है पाकिस्तान को आप इसकी जांच कीजिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वरना फिर हमको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, ये सब कहा है चाइना ने। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये इतना ही था। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, रेनफॉल एट ग्रीनलैंड आइस समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो ग्रीनलैंड आइस जो है उसकी जो सबसे ऊंची पीक है उसके ऊपर रेनफॉल हुई है और अच्छी तगड़ी रेनफॉल हुई है। तो अब पहले ग्रीनलैंड कहाँ है इसको देखो, तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ओके, यहाँ पे है हमारा इंडिया, इधर है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऊपर आर्कटिक रीजन जो है ना, आर्कटिक रीजन में ये देखो ग्रीनलैंड दिख रहा होगा आपको, और नीचे दिखता है अंटार्कटिका। इस वाले रीजन में देखो, अगर आप टॉप व्यू से देखो, ठीक है, नॉर्थ पोल से देखो, तो ये ऊपर का आप देखोगे तो यहाँ पे आता है रशिया, यहाँ आएगा अलास्का यूएस, फिर कनाडा, ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, जो डेनमार्क के टेरिटरी में आता है, फिर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये जो बेसिकली ये गोला बना हुआ है ना, ये सर्कल जो बना हुआ है, ये आर्कटिक काउंसिल को दिखा रहा है। ठीक है, तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक काउंसिल बेसिकली आर्कटिक रीजन को लेकर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो ये मिलके लेते हैं, आर्कटिक काउंसिल वाले। और जो ये थोड़ा सा डार्कर पोर्शन है ना जो सर्कल में आ रहा है, ये सब आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो न्यूज़ देखो पहले, न्यूज में क्या है कि रेनफॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्लेशियर ग्रीनलैंड आइस शीट लास्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो क्या है कि अगर कोई ग्लेशियर है, ठीक है, कोई ऐसी आइस है, ठीक है, आइस का ग्लेशियर होता है, ऑब्वियसली ग्लेशियर आइस का ही होता है, तो ग्लेशियर के ऊपर अगर रेनफॉल होगी यानी कि वाटर प्रेसिपिटेशन होगा, वाटर का प्रेसिपिटेशन होगा, तो वाटर क्या होता है, कंपैरेटिवली वार्मर होता है आइस से। और आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी भी एक ग्लास में आइस के क्यूब्स डालो बहुत सारे, और उसके ऊपर अगर जो वो नॉर्मली मेल्ट हो रही होगी ना आइस, और उसके ऊपर अगर आप पानी डाल दोगे तो वो जल्दी मेल्ट होगी वो आइस। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंसर्न्स दिखाए गए हैं कि वाटर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके कारण ये जो आइस है ग्रीनलैंड की वो और जल्दी मेल्ट होगी, और ये एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, वैसे यहाँ पे स्नोफॉल होता है लेकिन इस बार हुई है रेनफॉल, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रीन हाउस गैस बनने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस के जमावड़े के कारण। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि वाटर ऑन आइस इज बैड। क्यों वाटर ऑन आइस इज बैड? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कारण क्या होता है, आइस और प्रोन हो जाती है जल्दी मेल्ट होने के लिए। ठीक है,
अब देखो, क्योंकि इसके ऊपर वाटर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये जल्दी जल्दी और ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगी, एक तो कारण ये है। दूसरा, जो ये वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइस, ठीक है, तो यहाँ पे ये हीट और बढ़ा रहा है इस आइलैंड पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाटर है, अगर आप देखो इसको, तो ये डार्कर होता है देन आइस, ठीक है, साइंटिफिकली देखो तो ये डार्कर होता है देन आइस, इसीलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वो ज़्यादा होती है। और क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो और हीट बढ़ेगी यहाँ पे, और ज़्यादा मेल्ट होगा ये, ठीक है। अब ये जो मेल्टिंग वाटर है, अगर हम देखें, ये मेल्टिंग वाटर कहाँ जाएगा, सीज में जाएगा आसपास की, और सी लेवल को राइज करेगा। और आज तक की बात करें, जो लास्ट कुछ डिकेड्स में सी वाटर राइज हुआ है ना, उसमें 25% जो सी वाटर राइज हुआ है उसका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा आइस ये ग्रीनलैंड से आया है, ठीक है। मतलब 25% जो सी लेवल राइज हुआ है, वो पूरा जो सी लेवल राइज हुआ है वो यहाँ से ही आया है, ग्रीनलैंड के जो ये ग्रीनलैंड में जो आइस मेल्ट हो रही है उसी के कारण ये सी वाटर राइज हो रहा है। उसके बाद ये भी चीज़ इसमें कही गई है कि देखो, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। कहीं पे तो सी वाटर राइज होगा, सी लेवल राइज होगा, कहीं पे इस तरह से मेल्टिंग होगी, कहीं पे प्रेसिपिटेशन जो पहले स्नोफॉल के फॉर्म में होता था अब रेनफॉल के फॉर्म में हो रहा है, कहीं पे एक्सट्रीम फ्लड्स देखने को मिलेंगी, कहीं पे फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से अलार्म बेल है कि अब हमको जाग जाना चाहिए, ये क्लाइमेट चेंज की हद हो रही है अब, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, समझ में आ गया है ना। अब चलो नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। टर्मरिक को लेकर एक आर्टिकल है। तो देखो, टर्मरिक जो है आप सभी को पता होगा, हल्दी, ठीक है। ये हल्दी हमारे घरों में यूज़ होती है फॉर मेकिंग फूड, ठीक है। और जब भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो जाती है, कहीं से गिर पड़ के आते हैं, तो हमें हमारे घर में हमको हल्दी वाला दूध दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हल्दी है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसी के बारे में ये एक आर्टिकल है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि 4000 सालों से भी ज़्यादा से हम हल्दी को यूज़ कर रहे हैं फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ओके। जो ये हल्दी है, इसमें देखो एक कंपोनेंट रहता है जिसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन जो है, इसके कारण ही इसकी पंजेंसी आती है। और इसमें एक और मॉलिक्यूल रहता है जिसका नाम है पाइपराइन, ठीक है। पाइपराइन जो है, ये मेन कॉज है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है हल्दी को, ठीक है। टर्मरिक को जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है, इसका ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है पाइपराइन, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है, इसी के कारण जो इसका अरोमा होती है ना, हल्दी की जो अरोमा होती है, जो स्मेल होती है, वो इसी के कारण आती है, ठीक है। अब इस पूरे आर्टिकल में बताया हुआ है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है हल्दी की। एक छोटा सा आर्टिकल है, देख लेते हैं, ठीक है। तो 4000 सालों से भी ज़्यादा टाइम से हम जानते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में, बर्मा में, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, ओके। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक मेडिसिन की तरह एक्ट करती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। आप देखो इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम बाहर से कहीं से गिर के आएंगे तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। अगर हम कहीं से गिर के आएंगे, कोई जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, उसमें हल्दी का लेप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स में हल्दी को यूज़ करते हैं, हर जगह हल्दी का यूज़ है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ सारी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्यूट किडनी इंजरीज के लिए भी काम आता है, ठीक है। इनफैक्ट के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि कैंसर को ट्रीट करने का भी एक तरीका है, प्रिवेंट करने का एक तरीका है हल्दी का यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है ये, ठीक है। और करक्यूमिन के कारण इसको और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, जैसे कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को ख़त्म करता है, हार्ट डिसीजेस को रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। इसके बाद अल्जाइमर जैसे डिसीजेस को भी ये प्रिवेंट कर सकता है। साथ में ये देखो, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये रिड्यूस करती है बिल्डिंग अप ऑफ इनसॉल्यूबल प्रोटीन टैंगल्स, ठीक है। और साथ में ये मेमोरी को शार्प करता है, लर्निंग को शार्प करता है, आर्थराइटिस को रोकता है, जॉइंट इन्फ्लेशन को रोकता है, ठीक है। और साथ में अभी की कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग कोविड के लिए भी ये हेल्पफुल था। क्यों? क्योंकि ये मोर्टेलिटी को खत्म करता है, कम करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, बस टर्मरिक के बारे में देखना था। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, टर्मरिक को लेकर या हल्दी को लेकर। हमारे देश में कुछ एक दो टर्मरिक्स हैं, हल्दी है, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी हल्दी है या टर्मरिक है जिनको जीआई टैग्स मिला हुआ है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ह्यूमन ट्रायल्स फॉर HIV वैक्सीन, ठीक है। तो देखो, HIV की एक वैक्सीन आई है जो मॉडर्ना कंपनी लाने की कोशिश कर रही है, आई नहीं अभी तक, ठीक है। इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, पहले HIV के बारे में देखते हैं। तो HIV से आता है एड्स। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये HIV से आता है
HIV से आता है एड्स, ठीक है, आप सभी को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण एड्स होता है। अब एड्स क्या है, देखो, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली एड्स का मतलब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाए या उसमें लैकिंग आने लगे तो उसको कहते हैं एड्स, ठीक है। तो जब किसी भी पर्सन को एड्स है यानी कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसको अलग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर छोटी सी भी बीमारी लगती है उसको तो वो जाती नहीं है। जैसे कि कफ एंड कोल्ड हो गया, नहीं जाएगा, अगर कहीं चोट लग गई तो खून नहीं रुकेगा, इस तरह की इम्यून सिस्टम उसमें नहीं रहता, ठीक है, तो इसको कहते हैं एड्स, ठीक है। और ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण, एक वायरस है। अब देखो ये वायरस भी जो है ना, ये रेट्रो वायरस के टाइप का एक वायरस है, ठीक है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है और ये RNA जीनोम का है। जो भी वायरस होता है ना, या तो वो DNA पे बेस्ड होंगे या वो RNA पे बेस्ड होंगे, तो ये जो वायरस है ये RNA पे बेस्ड है। हमारा जो कोविड वाला जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, सार्स कोरोना, ये भी RNA पे बेस्ड है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देन अब ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है ये देखो, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है ऑलरेडी HIV एड्स से, अगर आप उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखते हैं तो ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। देन ट्रांसफ्यूशन ऑफ कंटैमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, तो अगर आपका कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ाया जाए आपके ऊपर या ब्लड प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल्स का यूज़ किया जाए, ठीक है, मतलब एक पर्सन का यूज़ हो चुका है, निडल को एक पर्सन के को इंजेक्ट करने के लिए कुछ भी चीज़ यूज़ हो चुका है, अब उसी को दूसरे पर्सन के लिए भी इंजेक्शन की तरह यूज़ किया जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है ट्रांसमिशन का। देन इन्फेक्टेड मदर के थ्रू उसके चाइल्ड को भी हो सकता है ये। अब कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, कौन वल्नरेबल लोग हैं यहाँ पे, तो पहला तो देखो इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो वो लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं जिनके। दूसरी चीज़ वो ड्रग एडिक्ट्स, देखो ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, मोस्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, ठीक है, तो वो निडल्स का, इन्फेक्टेड निडल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए ड्रग एडिक्ट्स। देन वो लोग जिनका मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिनमें, वो लोग। और उसके बाद HIV इन्फेक्टेड मदर्स, ओके। अब इनके अलावा ये पता होना चाहिए कि HIV जो है ये फिजिकल कांटेक्ट या टच से नहीं फैलता है, ठीक है, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बॉडी फ्लूइड से फैलता है ये। और इसमें देखो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये HIV एड्स को लेकर एक स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है कि ये टच करने से फैल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। अब टाइम लैग बहुत ज़्यादा होता है, जब पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है और जब वो डिटेक्ट हो रहा है, जब उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बीच में एक टाइम लैग बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट बहुत लेट चालू करते हो तो इसके कारण बचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ओके। अब इसके लिए जो टेस्ट होता है इसका नाम है ELISA, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ELISA इसकी टेस्ट का नाम है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है, और इसको जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है एंटी रेट्रोवल ड्रग्स, ठीक है, ART भी बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ पार्शली इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ जो पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन एड्स से पूरी तरह से छुटकारा आपको ये नहीं देंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक वैक्सीन लाई जा रही है जो कि mRNA पे बेस्ड है, ठीक है, तो मॉडर्ना जो है ये इस वैक्सीन को ला रहा है। तो देखो ये जो वैक्सीन है ये mRNA पे बेस्ड है, जिसको mRNA 1644 के नाम से भी जाना जा रहा है, ओके। ये क्या करेगा, ये बी सेल्स को सिमुलेट करेगा, ये जो वैक्सीन होगा ये बी सेल्स को सिमुलेट करेगा। अब ये बी सेल्स क्या होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे, उसी का एक टाइप होते हैं बी सेल्स। और ये बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है तो उसकी जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं वो बी सेल्स से ही जनरेट होती हैं, तो ये बी सेल्स को सिमुलेट करेंगे, पहली चीज़ तो ये। अब ये जो बी सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी ब्रॉडली न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडीज, तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को बनाएगा ये बी सेल्स, ठीक है, सिमुलेट होने के बाद। और ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं ये बेसिकली लड़ेंगी HIV के जो वायरस के, बैक्टीरिया वायरस जो है इसके जो कण हैं इनसे लड़ेगी ये बी सेल्स से बनाई हुई न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं ये जनरेट कब होंगी, जब इसमें जनरेट होंगे इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, देखो इम्यूनोजेंस का मतलब है जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब उसको पता चलेगा कि कोई वायरस एंटर किया है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, उस वायरस के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो ये इंडिकेशन दे देते हैं बॉडी को कि अब हम एंटर कर रहे हैं। एक तरह से इसको आप इम्यूनोजेंस समझ सकते हैं। जैसे कोविड में जो SARS-CoV-2 है उसमें देखो, उसमें क्या होता है, जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये जो स्पाइक प्रोटीन्स लगे होते हैं ना
इस पे, ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे इम्यूनोजेन का काम करते हैं। बेसिकली ये बताते हैं इम्यून सिस्टम को कि हम अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इम्यूनोजेंस। तो इस केस में इम्यूनोजेन का नाम है EOD-GT8 सिक्सटीमर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने मत बैठ जाना। बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि इम्यूनोजेन क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या है, बी सेल्स क्या है। इसका क्वेश्चन आ सकता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों में, ओके। उसके बाद देखो बात करें यहाँ पे कि ये जो ART ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो मैंने बताया, ये जो ट्रीटमेंट है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, जैसे कि सिर्फ लॉन्गेटिविटी देने के लिए काम आता है, एड्स को खत्म नहीं करता। जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है वो उल्टा भारी पड़ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि देखो किसी भी वैक्सीन में कुछ अमाउंट में वायरस देना पड़ता है बॉडी में, और कभी कभी क्या होता है ये डेंजरस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें इम्यूनोजेंस का हमने यूज़ किया है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगी कि ये ट्रेडिशनल जो वैक्सीन है उनसे बेटर काम करेंगी, और इसमें कोई भी किसी भी तरह का लाइव वायरस नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है, किसी की भी बॉडी में। इसीलिए ये सेफ ज़्यादा है, सेफली एडमिनिस्टर की जा सकती है। और mRNA वैक्सीन जो हैं वो अच्छी रहती हैं क्योंकि उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये भी है कि ये इनस्टेबल होती हैं, ठीक है। इनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका अभी हमको पता नहीं कि क्या आगे क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने फाइजर की वैक्सीन देखी, हमारी कोविशील्ड की वैक्सीन है, तो ये mRNA बेस्ड है। तो अभी इसका पूरी तरह से पता लगाना है, इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस का, ये अभी बाकी है, इसीलिए थोड़ी सी इनस्टेबल है, ओके। अब इसके कुछ और चैलेंजेस हैं, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि WHO के अकॉर्डिंग हमारे इस साल तक 37.7 मिलियन लोग हैं जो अभी एड्स से ग्रसित हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी चैलेंजेस इसके और क्या हैं, देखो एक तो इनस्टेबल है ये, दूसरी चीज़ मैक्सिमम 2/3 जो लोग हैं जो HIV से ग्रसित हैं वो अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका जैसी रीजन जो कि ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है अभी भी, वहाँ पे ऑलरेडी इस HIV के से लड़ने के लिए इस वैक्सीन का पहुँचाना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, इनको कूल इन्वायरमेंट में रखने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का इतना ला पाना बहुत मुश्किल है, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये टेम्परेचर से सेंसिटिव है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इसमें जो साइंटिफिक टर्म्स है ना, इनका आपको ध्यान रखना है, और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ये mRNA वैक्सीन के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ऑयल बॉन्ड्स के बारे में एक आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल को मैं शॉर्ट में अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये ऑयल बॉन्ड क्या है? तो देखो मैंने सर ने आपको कुछ दिन पहले इन ऑयल बॉन्ड्स के बारे में समझाया भी था, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि देखो लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीस के जो ऑयल बॉन्ड्स UPA की गवर्नमेंट जब थी उन्होंने इशू किए थे, ठीक है। और अब उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, 2021-2026 के बीच में इनको रिडीम करना है। अब क्योंकि ऑयल के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के प्राइजेस, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए जो सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है पुरानी गवर्नमेंट। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे बहुत पहले, ठीक है, जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। अभी ऑयल बॉन्ड क्या है इसको समझो। देखो पहले क्या होता था कि जो ऑयल के प्राइजेस होते थे, पेट्रोल डीजल, इन सब के प्राइजेस डीरेगुलेटेड नहीं होते थे, ठीक है, रेगुलेटेड होते थे। रेगुलेटेड होते थे इसका मतलब क्या कि जो भी ऑयल के प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, सो दैट सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा पैसा ना देना पड़े ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो यहाँ पे क्या होता था, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती थी, जो भी क्रूड ऑयल लेती थी और उससे पेट्रोल डीजल मैन्युफैक्चर करती थी, इन कंपनीज को बहुत घाटा होता था। क्यों? क्योंकि ये जो ऑयल ले रही हैं, क्रूड ऑयल ले रही हैं बाहर से, वो बहुत महंगा मिल रहा है और ये बेच बहुत कम में रही हैं सिटीजन्स को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इतना ही प्राइस फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता था कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बहुत लॉस होता था। अब ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसे कैसे चल पाएंगी? ऐसे तो हमारे देश में पेट्रोल बनना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया गवर्नमेंट ने कि इनको सीधा पैसा देने की जगह, भुगतान करने की जगह, कंपनसेशन देने की जगह, इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इनको बॉन्ड्स देते हैं। बॉन्ड क्या होता है? एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड देते हैं हम इनको, ऐसा सोचा गवर्नमेंट ने, बोला कि हम आपको ये बॉन्ड दे रहे हैं और इसका इंटरेस्ट हम आपको देते रहेंगे और इसको रिडीम आप कर सकते हैं 2021-2026 के बीच में, ठीक है। अब बॉन्ड क्या होता है इसको आसान भाषा में समझो। सपोज कि मुझे आपको, मैं हूं ए, आप हो बी, ठीक है। ए को बी, ए जो है वो बी को कुछ पैसे देने हैं ए को, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, मैं ए हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पैसे अभी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको एक ऐसा
डॉक्यूमेंट दे दूंगी जिसको मैं बोलूँगी बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर मैंने आपको दे दिया तो मैंने आपको कहा कि देखो मेरे पास आपके पैसे हैं, मैं आपको गारंटी करती हूँ मैं आपको ये पैसे दूंगी, अभी के लिए आप इससे मुझसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, मैं कुछ समय बाद आपको आपके पैसे दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से बी का क्या हुआ कि चलो ठीक है मुझे आगे जाके पैसे मिलेंगे और मुझे अभी इंटरेस्ट भी मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो बी भी बोलेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप ऑयल बॉन्ड कह सकते हैं। ऑयल बॉन्ड क्यों नाम है इसका, क्योंकि ऑयल के बदले में, ऑयल के कंपनसेशन के फॉर्म में ये बॉन्ड दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये स्पेशल सिक्योरिटी थी जो गवर्नमेंट ने इशू की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ठीक है, कैश सब्सिडी की जगह पे। तो वो तो यहाँ तो कैश सब्सिडी देते कि चलो ठीक है आप क्योंकि सिटीजन्स को कम पैसों में दे रहे हो ये ऑयल को, इसीलिए हम आपको एक कैश सब्सिडी देते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऐसा करती तो फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ जाता, गवर्नमेंट के पास हाथ में तो पैसा है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट को कहीं से उधार लेना पड़ता, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम आपको कैश नहीं देंगे, कैश सब्सिडी नहीं देंगे, हम आपको उसकी जगह बॉन्ड दे रहे हैं। तो ये स्पेशल सिक्योरिटी के फॉर्म में ऑयल बॉन्ड्स दिए थे। अब ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे जिनका 15 से 20 साल का टेन्योर था, ठीक है, और अब ये रिडीम होने 2021-2026 में, ठीक है। तो इसलिए ये ऑयल बॉन्ड है, ठीक है। और अब जो है अब रेगुलेशन हो चुका है ऑयल का, ठीक है, यानी कि पेट्रोल डीजल जो है अब डीरेगुलेशन हो चुका है, सॉरी। तो डीरेगुलेशन हुआ है, इसका मतलब क्या कि अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, अब ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है यही डिसाइड करती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है यही डिसाइड करती हैं कि कितने रुपए में इनको पेट्रोल या डीजल सिटीजन्स को देना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीरेगुलेशन। अब डीरेगुलेशन किया है क्योंकि ये जो कंपनीज थी ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा था। और एक तर्क ये भी है गवर्नमेंट का कि हम चाहते थे कि सिटीजन्स को उनका अगर ऑयल प्राइसेस कम जाते हैं तो सिटीजन्स को उनका बेनिफिट मिले, इसीलिए हमने इसको डीरेगुलेट कर दिया। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऑयल के प्राइसेस नीचे गए हों, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था, ठीक है। अब देखो इसके कारण क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो टल जाता है। आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट है अगर उसके कार्यकाल में फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है तो उस गवर्नमेंट को इनकॉम्पिटेंट माना जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि आगे की डेट पे कोई भी ऑयल बॉन्ड इशू करती रहती है। तो आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो ये भुगतान करेगी इसका। जैसे इसी टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक फर्टिलाइजर बॉन्ड भी आया था, ठीक है, सेम था वो भी। अभी जैसे अब जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स ला रही है, तो सब गवर्नमेंट ऐसा करती है सो दैट फिस्कल डेफिसिट आगे की तरफ टल जाए। अभी तो फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, इसको मैंने आपको समझा दिया। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट इशू की तरफ, पावर प्ले। तो देखो पावर प्ले इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है। पहले एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें कई सारी चीज़ें कही गई हैं। ये क्या कहा है मैं बताऊंगी, लेकिन इसके ऊपर कई सारे कंटेंशंस उठाए हैं, कई सारा अपोजिशन उठाया बाकी सारी स्टेट्स ने, जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरला, सब ने इसके ऊपर अपोजिशन दिखाया है। अब ये क्यों दिखाया है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का एक टॉपिक है, ठीक है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है तो इनका कहना है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स से तो परमिशन लेते, पूछते तो सही, कंसल्ट तो करते ये नया अमेंडमेंट बिल लाने से पहले, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट में स्टेट्स और सेंटर दोनों के पास पावर रहता है। तो ऐसा स्टेट्स ने कहा है, तो इनका कहना है, स्टेट्स का कहना है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हो। ऐसा क्यों कहा है, देखो जो 2003 का जो एक्ट था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, वो बात करता है दो चीज़ों की, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसको हम डिस्कॉम भी कहते हैं। तो जो डिस्कॉम है ना ये पूरी तरह से स्टेट्स के अंतर्गत आती थी, ठीक है। अब ये डिस्कॉम्स का क्या करती थी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इनका था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, ठीक है। अब ये लॉस में क्यों जा रही थी, इनके बहुत सारे खुद के स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, ठीक है, जैसे कि इसमें अंडर इन्वेस्टमेंट का एक इशू था, लाइन लॉसेस थे, बिलिंग, मीटरिंग, कलेक्शन में लॉसेस थे, ये सारे लॉसेस होते थे इनको, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इनको लॉसेस इतने ना हो, तो इसके कारण गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम ये अमेंडमेंट बिल लाए हैं 2020 का, ठीक है, 2020-21 का, ठीक है, ये अमेंडमेंट बिल है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। इससे स्टेट्स को प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा देते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट कर देंगे, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर उनके पास रहेगी, प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट प्लेयर्स के पास,
तो यहाँ पे उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इतने लॉसेज नहीं होंगे और एफिशिएंसी से हमारा पावर सेक्टर काम कर पाएगा। लेकिन स्टेट्स को ये एतराज़ है इससे कि आप जो कह रहे हैं इससे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो तो बहुत बढ़ जाएंगी, और हर कोई, अगर आप कंज्यूमर को ये चॉइस दे देते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर से लोगे इलेक्ट्रिसिटी या पब्लिक सेक्टर से लोगे, तो हर कोई प्राइवेट सेक्टर को चूज करेगा। जो रिच क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जिसके पास पैसा है हाथ में, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को चूज करेगा। तो डिस्कॉम, जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो तो फिर वो और ज्यादा लॉस में आ जाएंगी। और दूसरी बात, उनके ऊपर तो सारा सोशल बर्डन पड़ जाएगा। जो पुअर लोग हैं, जो इस प्राइवेट सेक्टर की इलेक्ट्रिसिटी को नहीं खरीद पाएंगे, उन सभी का बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा, और वो तो वैसे भी पैसे नहीं देते। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो स्टेट्स के अंदर है, वो और ज्यादा लॉस में आ जाएंगे, ये कहना है। दूसरी चीज इसमें ये कही गई है कि जो फ्रेंचाइजेस को या प्राइवेट कंपनीज को अगर आप ये दे देते हो, तो इसमें चेरी पिकिंग जैसा काम हो जाएगा, चेरी पिकिंग ऑफ रेम्यूनरेटिव एरियाज। तो यहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा है वो और ज्यादा पैसा कमाएगा और ज्यादा प्रॉफिट करेगा, और जो ऑलरेडी लॉस में है वो और ज्यादा लॉस में जाएगा। तो ये चीज कही है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये कही गई है इस एक्ट में कि हम आपको अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। वैसे क्या होता है, पावर जो सेक्टर है उसमें जो प्राइजेस हैं पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें ही सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, हम आपको बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट्स में। तो इससे भी स्टेट्स को एतराज है कि ऐसे तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप सब्सिडी ज़्यादा देते हो लेकिन हमको कैश कम दोगे बाद में जो डीबीटी करोगे। तो ये भी एक इशू है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। ये पूरी चीज़ है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कौन से हैं? एक तो है यूएस लैब मेक्स हेडवे इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एरा एक्ट, ये एयरपोर्ट के बारे में एक्ट है। और अरुणाचल इनहेरिटेंस बिल, ये इनहेरिटेंस बिल क्या है कि हम जो वुमेन को भी इनहेरिटेंस का राइट मिलना चाहिए, इसके बारे में है। इसको लेकर कुछ उधर अरुणाचल की सोसाइटी में जो ट्राइब्स हैं उनमें कुछ अपोजिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है वो लड़कियां जो ट्राइब से बिलोंग करती हैं लेकिन नॉन ट्राइबल पर्सन से यहाँ पे शादी कर लेती हैं, उनको ये राइट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहना है। तो इन आर्टिकल्स को आप पढ़िएगा। देन टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, देखो मैं बताती हूँ। तो देखो, इसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ। सिंस हमारी जब 1 लाख के सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो वी कॉल्ड कि आप लोग 1 लाख की सब्सक्राइबर फैमिली हो गए हो हमारी, ठीक है। तो उसी नाते से मैं आपको बोल रही हूँ। आप लोगों के कल कमेंट्स देखे मैंने, कल के जो सर का सेशन था उसके बाद मैंने कमेंट्स देखे। आई वाज हैप्पी कि आप लोग इतने कंसर्न्ड हो मेरे लिए। कई सारे कमेंट्स थे, वेयर इज़ मयूरी मैम, और आपको मुझसे पढ़ना था, ये सारी चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, कुछ ही नेगेटिव कमेंट्स थे, सबके नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे। एंड आई नो उन्होंने भी, जिन्होंने भी ये कहा होगा वो भी नोइंगली नहीं कहा होगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशंस का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आपको ज़्यादा समझ आता है, आपको बोलने का हक है। लेकिन एक देखो, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और किसी की डिसरिस्पेक्ट करने में अंतर होता है ना। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्लैड कि आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वाइल यू आर रिस्पेक्टिंग मी, वाइल यू आर गिविंग सो मच सपोर्ट, सो मच लव टू मी, उसी टाइम पे आप किसी और की डिसरिस्पेक्ट ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ है ना, वो वेल एक्सपीरियंसड है, वेल क्वालिफाइड है, और एवरी टाइम जितनी भी फैकल्टीज होती हैं वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। तो कोई भी पर्सन आपको अपना 100% ही दे रहा है। जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, सारे फैकल्टीज 100% ही देते हैं। एंड सी, वी आर अ टीम, है ना। आप एक को रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना हो। क्योंकि मैं आपको कल का बताती हूँ, किसी एक स्टूडेंट ने ये लिखा था कि हम आपकी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं आपको कल का कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, आपको समझ आएगा कि हम प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं। आपको आज भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा दैट मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, कल मेरा गला पूरा बैठा हुआ था, आई कुडंट स्पीक इवन, ठीक है। तो मैं सेशन नहीं ले सकती थी आपका। और जो सत्येंद्र सर हैं वो भी अपने प्रायर कमिटमेंट्स के कारण कहीं बिजी हैं, ठीक है। तो कल का सेशन आपका कौन लेता? हम लोग नहीं चाहते थे कि आपका कुछ भी नुकसान हो, ठीक है। आपका कहीं से भी कोई भी दिन का कोई भी जो न्यूज़ एनालिसिस है वो रुके, इसीलिए शुभाशीष सर ने आपका सेशन लिया था। एंड आई डोंट थिंक इतना ऐसा कुछ था, ठीक है। आप लोगों को हमारी आदत हो गई है एंड यू आर लाइकिंग आवर सेशंस, दैट इज़ वेरी गुड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, है ना। हर कोई
जैसे हम लोग भी इतने अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग से, हम लोग भी आपके फीडबैक से ही अच्छे हुए हैं एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर किसी ने ये कमेंट नहीं किया, और जिसने कहा ये भी अननोइंगली कहा होगा एंड आई अंडरस्टैंड, और आपको बोलने का पूरा हक है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। एंड सी, यू आर माई पीपल, हम लोग ऑलमोस्ट रोज कनेक्ट करते हैं, वर्चुअली ही सही, हम लोग रोज मिलते हैं, तो एक अच्छा कनेक्ट बन गया है हमारे बीच में। एंड आई वांट कि आप लोग हर ही एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में पीक्स पे टच करो, सिर्फ पढ़ाई में या करियर वाइज नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको उस हिसाब से समझा रही हूँ। सो टेक दिस एज अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ टुडे, ओके। बाकी तो ठीक है, होता रहता है, ठीक है। डोंट टेक इट टू सीरियसली, बट इसको आपको समझ में आना चाहिए, ये याद रखना कि डू नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनी ऑफ द फैकल्टी बिकॉज वी आर अ टीम, ओके, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर टीम, ओके। सो ठीक है, चलो समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कल के क्वेश्चंस थे, इसको समझा देती हूँ मैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन था अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल। तो कुछ 4-5 लोगों ने इसके आंसर सही दिए। देखो पार्टिसिपेशन करो यार, पार्टिसिपेशन करोगे तो ही मजा आएगा। जैसे 4-5 लोगों ने, रश्मि ने, शुभम स्वराज थे एक, उसके बाद करुणा थी, इन सब ने, एक नेहा भी थी, ठीक है, इन्होंने भी सबने बहुत अच्छे से सभी के आंसर सही दिए हैं। तो देखो पहला था प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ये सही स्टेटमेंट है। देखो सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो प्लांट सेल्स में भी होती हैं और एनिमल सेल्स में भी होती हैं, तो ये गलत है। और तीसरा, जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है ये, ठीक है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा सी 1 and 3 ओनली। देन इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क में, जो कि है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था एशियाटिक लायंस इन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो इसका अगर आपको पता है ना आंसर तो आप पूरा क्वेश्चन सही लगा दोगे। एशियाटिक लायंस सिर्फ गिर में मिलते हैं, गिर यानी कि जो गुजरात का जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ वहाँ मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि वन हॉर्न राइनोज के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। तो ये वन हॉर्न राइनो जो है ये आपको मिलता है असम में, काजीरंगा में, सिक्किम में, ठीक है, और इसके अलावा भूटान वाला जो रीजन है, नेपाल में, ये यहाँ पे भी मिलता है। तो वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, ये आपको पता है। 1 सही है 3 गलत है, तो 1 सही है 3 गलत है, तो ये देखो ये दोनों तो गए, सी और डी तो गए। अब 1 सही है मतलब ए ही इसका आंसर है, तो CAA वुड बी द आंसर फॉर लास्ट जो मैंने पूछे थे क्वेश्चन आपके उसके लिए। आज के ये 3 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कॉमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, ओके। और बाकी तो ठीक ही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।